Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrads CAT. And in this session, we will be discussing the first step to DILR. Yes, this is a session where you will understand that what should be your first step when you enter into the preparation phase. जब भी आप CAT के बारे में सोचते हैं, तो हमें इस समय पर सही समय पर कौन सा सही कदम उठाना चाहिए सो दैट आई एम थरो विथ और मेरे पास वो अंडू रीडू की साइकिल से मैं बाहर आ सकूं। मतलब मैं उस जाल में ना उलझूं कि फिर गलत किया फिर सही किया फिर अप्रोचेस बदली। सो फॉर दैट वी हैव डेटा ड्रिवन अप्रोचेस। यस, सो फॉर DILR here I am Mayur, who will be presenting the data driven approaches to ace your DILR section. And why do you bother to watch this session? देखना ही क्यों है यार ये सेशन? Why? Because it will upgrade your brain. It is a brain upgradation exercise. It will replace your guesswork with the data driven approaches. मतलब करके फिर सीखना। एक तरीका होता है कि भाई मैं खुद की गलतियों से सीखूंगा। अरे भाई दूसरों की गलतियों से, दूसरों की एक्सपीरियंस से और दूसरों की एक्सपर्टीज से आपको सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो को देख के। प्रिपरेशन लाइक अ प्रो मीन्स बार बार ये नहीं कि ओ आई फॉरगॉट दिस थिंग, oops this missed my mind, oh god I just overread this set. So avoiding these oops movement throughout your preparation in DILR, you should watch this session. And clarity, yes, you will get a clear vision, the clarity about what should be done, how it should be done, and how it should be customized so that your preparation becomes your power, where and when to crush the cat. So, for these three things, you should watch the session. The first thing is analyzing the key statistics from CAT 2023, and then we will moving on to CAT 2024 also. तो CAT 2023 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 1 परसेंटाइलर्स जो थे उन्होंने 2.8 सेट सॉल्व किया था। 2.8 सेट मतलब दो सेट पूरे किए और तीसरा सेट पार्शियली सॉल्व किया। पार्शियल किया ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ 3 सेट सॉल्व किए। तो एवरेज टाइम स्पेंड पर सेट आया 14 मिनट के आसपास टॉपर्स का। और एवरेज जो लोगों ने सॉल्व किया था उनका एवरेज टाइम है 22 मिनट्स पर सेट। क्योंकि एवरेज अप्रोच जो है, अगर मैं सारे कैंडिडेट्स का एवरेज निकालूं तो सब ने 1.9 मतलब एक सेट पूरा किया है और दूसरा सेट पार्शियली कंप्लीट किया है। तो उससे यहां तक कैसे फर्क है? तो सीधे सीधे एक सेट का फर्क है। दूसरी चीज, मोस्ट फ्रीक्वेंट सेट टाइप्स। यस, हमें अगर एनालाइज करना है कि किस टाइप के सेट्स आते हैं तो द डेटा से इसकी सीक्वेंशियल एंड अरेंजमेंट बेस के 28% सेट्स होते हैं। मैट्रिक्स बेस मतलब ग्रिड फॉर्मेशन या पैटर्न फॉर्मेशन या रूट्स में भी वो पैटर्न और ग्रिड फॉर्मेशन वाले सेट 23% है। और ग्राफ और वेन डायग्राम पर बेस देयर वर 19% सेट्स and remaining is miscellaneous. Remaining is miscellaneous. So this is the frequency of the sets which are occurring अभी तक, मतलब जब तक ये कैट हुआ था तब तक इस टाइप से ट्रेंड चल रहा था। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट शुड बी डन when I am starting, I am just beginning the preparation, sir. What should be done? What should I do? So the things you should do is first start with topic tagging. आपको टॉपिक्स के नाम टैग करना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से फिर प्रैक्टिस करना है कि मेरा अरेंजमेंट हो गया, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा वेन डायग्राम बचा है, मेरा बाइनरी लॉजिक बचा है, मेरा कंपैरिजन बचा है, मेरे सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग के सेट्स बचे। तो ये टॉपिक टैगिंग बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सेट्स वेयर आई एम कंफर्टेबल एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर आई एम वीक। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट मैपिंग, मतलब कहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं। कंस्ट्रेंट मैपिंग मतलब खुद का वो ओवरव्यू रखना कि कहाँ पे मैं कौन सी चीज मिस करता हूँ। लाइक आई डिड सम error, majority of the error in this particular topic is done in this particular area, और in this particular trick मेरे से शॉर्टकट करते वक्त गलती हो जाती है, या इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में या इस लॉजिक को या पैटर्न को अप्लाई करने में मेरे से ये गलती हो जाती है। और इसका आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है विच आई विल कॉल एज DILR ऑडिट शीट। DILR ऑडिट शीट बना लो एक,
उस ऑडिट शीट में अलग अलग कलर कोडिंग कर लो कि भाई पर्टिकुलर ट्रिक्स की गलतियां हो रही हैं तो ग्रीन कोड कर लो कि दीज आर दी मिस्टेक्स, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके नोट्स के फॉर्म में आपको बाद में रिवीजन करने में काम आएंगे। आपसे एप्लीकेशन की गलती हो रही है तो अलग कलर कोड दे दो, अगर आपसे टॉपिक में ही सिली मिस्टेक हो रही है या टॉपिक ही डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो अलग कलर कोड दे दो। Next is the most important step in this three step framework is time auditing. Time auditing का मतलब DILR audit बोला, अब time auditing बोल रहे हो सर? Yes, you have to keep in mind कौन से सेट में कितना टाइम लगता है, and you have to keep this ratio in mind. The time spent in reading is to notifying, is to breakthrough, is to answering should be monitored strictly. आपको हर एक सेट के लिए ये डेटा बार बार लिखना है कि रीड करने में कितना टाइम स्पेंड किया मैंने, उसके बाद नोटिफाई करने में, नोटिफाई करने का मतलब क्या, जब हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं उतने बड़े बड़े सेंटेंस बार बार रीड ना करना पड़े उसके लिए वी मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट शॉर्ट नोटिफिकेशंस इन आवर नोटबुक वो। और तीसरी चीज ब्रेक थ्रो कि भाई कहां पे मुझे क्लिक हुआ, कितने टाइम के बाद मुझे क्लिक हुआ कि ये मेरा सेट में एक्चुअली ये स्टेप करना है, ब्रेक थ्रो कब आया। एंड आंसरिंग, आंसर करने में कितनी देर लगी, मतलब कभी कभी क्या होता है सेट इजी था बट क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से आंसरिंग में टाइम ज्यादा लगा, तो वो एनालिसिस अपना बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो दीज थ्री रेशियो शुड बी मॉनिटर्ड स्ट्रिक्टली, रीडिंग, नोटिफाइंग, ब्रेक थ्रू एंड आंसरिंग, दीज फोर थिंग्स शुड बी notified, should be made strict and should be there in your audit sheet. एंड मिशन अबॉर्ड ऐसे होता है ना, मिशन अबॉर्ड, मिशन अबॉर्ड ऐसे अलार्म बज जाता है, ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्पेंडिंग 70 मोर देन 75% ऑफ योर टाइम विदाउट एनी ब्रेक थ्रू, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रैंडमली सेट बना रहा हूं, फिर क्रॉस किया, फिर दोबारा सेट बनाने लगा, फिर क्रॉस किया, फिर सेट बनाने लगा, तो अगर ऐसा हो रहा है एंड यू स्पेंड 75%, मोर देन 75%, मान लो एक सेट को सॉल्व करने में 20 मिनट लगे और 15 मिनट तो यू आर जस्ट जगलिंग बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस, देन फॉर्मिंग, देन क्रॉसिंग एंड देन आइडेंटिफाइंग, और आखिरी के 5 मिनट में सेट सॉल्व किया है, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो, तो आपका ज्यादा टाइम, ब्रेक थ्रो आपको थोड़ा जल्दी एनालाइज, जल्दी मिल जाना चाहिए, 50% तक लिमिट रखो कि भाई हाफ टाइम में ब्रेक थ्रो मिला पर हाफ टाइम सॉल्विंग में, ग्रिड फॉर्मेशन में और उसमें आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 4 वीक डेटा ड्रिल प्लान। अभी आपको फॉर योर मंथ ऑफ मे you should have this data drill plan. What you should do, initial 1 or 2 weeks में आपको 20 सेट सॉल्व करने की कोशिश करनी है, 5-5 हर वेराइटी के, मतलब टिपिकली 4 मेजरली अकरिंग वेराइटीज ऑफ DILR उठाना है और उनके 5-5 सेट हर एक के सॉल्व कर लो। किस हिसाब से पता चलेगा सर 5 सेट इसके, अरे तुमने टॉपिक टैगिंग की है ना पहले से, उसके बाद इसका आउटपुट क्या है, ये करने से क्या होगा, आपको वो 5 पर्टिकुलर सेट एक वैरायटी के करने से कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होंगे कि यार इसमें ये पैटर्न होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको लूप होल्स रिकॉग्नाइज होंगे कि यहाँ पे ये गलतियां होती हैं मुझसे, आपको लैंग्वेज की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि यहाँ पे इस लैंग्वेज में ऐसे ये ट्विस्ट क्रिएट करते हैं जिससे गलतियां होती हैं, और यू विल डेफिनेटली हैव नेसेसरी टूल्स टू क्रैक दी सेट, आप वो सेट खत्म करने के लिए आपके पास नेसेसरी टूल्स होंगे। नेक्स्ट, आप पहले 2 सप्ताह तो इसमें चले गए, फिर 3rd वीक में जब आप एंटर करोगे तो अब आपको टाइम ट्रायल्स करने हैं, टाइम बेस्ड टाइम ड्रिल्स करनी है, टाइम मॉक ड्रिल करनी है, जहां पे आप टाइम का ध्यान रखोगे कि यार अगर इजी सेट है तो मैक्सिमम आपको 12 मिनट में वो सेट क्रैक होना चाहिए, मीडियम सेट है तो 16 से 20 मिनट में, अभी डिफिकल्ट तो करना ही नहीं, इजी और मीडियम के बीच में ही झूलना है, इजी था तो 12 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, और अगर डिफिकल्ट है तो आपका 16 से 20 मिनट का मैं आपको लिवरेज देता हूं, उसमें आपको सॉल्व करना है। एंड 4th वीक में आपको एक ना एक मॉक देना ही है ऑब्वियसली इस महीने में, तो जब आप मॉक एनालिसिस करोगे तो आप देखो कि एरर किस टाइप का हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, किस टॉपिक में हो रहा है, क्या वो रीडिंग स्किल्स की वजह से हो रहा है, मैं कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाया, या फिर मैं नोटिफाई नहीं कर पाया, या फिर मैं कैजुअल था, या फिर मेरा उतना स्ट्रॉन्ग स्पीड मैथ्स नहीं है तो मेरे को टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है, या कैलकुलेशन एरर था, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, so use you DILR audit sheet that you have created for errors and time audit, वहां पे time audit भी मेंटेन करना है,
एरर्स भी मेंटेन करने, बिकॉज दिस विल सर्व एज द नोटबुक, दिस विल सर्व एज द फॉर्मूला बुक. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, that is common traps to avoid. What are the traps? So generally overfitting हम कर लेते हैं कि सारी चीजों को एक जैसे ही समझ लेते हैं कि all sequence sets have 6 वेरिएबल. जनरली मैंने सॉल्व किए तो सब में 6 वेरिएबल थे, तो 6 वेरिएबल के सेट आते हैं जनरली. अगर इक्वेशन ऑफ फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आया तो 6 वेरिएबल ही होंगे. पर कैट में कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हर साइज हर एक पे फिट बैठेगा जरूरी नहीं है. नेक्स्ट इज इग्नोरिंग दी आउटलियर्स. आउटलियर्स का मतलब होता है जब हम डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, और कॉमन जनरल डेटा जो होता है वो बीच में होता है. मतलब इस तरीके से कुछ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका जब भी आप डेटा को बांटते हो. तो बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से कुछ होता है. तो मेजर डेटा तो इस रेंज में फॉल करता है, और हम इसी के अराउंड प्रैक्टिस करते रहते हैं. पर क्या होता है, कभी कभी इधर की इंफॉर्मेशन और इधर की इंफॉर्मेशन भी अपने काम की होती है, क्योंकि ये वाला सेट जो है वो जनरली सारी जनता ने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो एग्जाम में बोलेगा डिफिकल्ट पेपर आया अगर इस रेंज का या उस रेंज का सेट आ गया, एक्सट्रीमिटीज का सेट आ गया. पर हमने तो उसको प्रैक्टिस किया हुआ है. सो ये नहीं कि जनरली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है, उसके हिसाब से हम जाएंगे. क्योंकि अगर कैट 2023 देखें तो हम यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से अगर जाते, और आउटलियर्स को जिन लोगों ने इग्नोर किया होगा उनके लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट था. व्हेन इट कम्स टू क्यूए सेक्शन द सिमिलर कैन हैपन विद डीआईएलआर आल्सो, कि जनरल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस ठीक है 2024 में आ गए, इसी तरीके के सेट्स आते हैं जनरली, 23 में भी आए थे. पर इस साल हो सकता है डीआईएलआर के साथ कुछ करिश्मा हो जाए और ये आउटलियर वेराइटी आ जाए, मतलब जिनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका वेटेज कम है, बहुत कम बार आता है, तो हमने उसकी तैयारी नहीं की. नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. नेक्स्ट, हाइब्रिड शॉक्स इन कैट 2024. तो कैट 2024 की बात मैं सिर्फ एंड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 23 तक आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चला था आपका कैट का. ठीक है, 20 के बाद 20 से 24 एक स्टैंडर्ड, 23 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चला था, फिर है ना 25 में आके उसको 5 सेट कर दिया, तो थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने. टाइम टाइम सेम ही रखा, टाइम भी नहीं बढ़ाया. तो इसके लिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ द सरप्राइजेस इन द एग्जामिनेशन, है ना. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वेस्टेड मोर देन 5 मिनट्स फोर्सिंग प्योर टाइप अप्रोचेस. क्यों? क्योंकि सेट क्रैक हो ही नहीं रहा है प्योर अप्रोचेस से. मैं प्योर डीआई की अप्रोच लगा रहा हूं या प्योर एलआर की अप्रोच लगा रहा हूं या प्योर अरेंजमेंट से सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो प्योरिटी बहुत कम है यहाँ पे. मिक्स एंड मैच ऑफ सेट्स बहुत ज्यादा आता है. तो आपको वो हाइब्रिड शॉक्स के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन मिक्स एंड मैचिंग ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स. एंड रियल टाइम डेटा ओवरलोड, मतलब रियल डेटा ओवरलोड, आपके कभी कभी सेट्स क्या होते हैं, अब आईएफटी भी इंक्लूड हो गया है, तो आपके सेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग डेटा के साथ भी हो सकते हैं. मतलब आपको डेटा देख के ऐसा लगेगा कि इसमें पाई चार्ट भी है, इसमें बार ग्राफ भी है, इसमें टेबल भी बना दी, बार के साथ लाइन भी बनी हुई है, बहुत सारा डेटा दे दिया. डेटा इंटेंसिव सेट जिसको मैं बोल सकता हूँ. और उसमें क्या होता है, जब इतना सारा डेटा देखते हैं तो क्वेश्चन इजी होते हैं जनरली, ऐसा होता है. और हम क्वेश्चंस को देख के आंसर टिक कर देते हैं और फिर रियलाइज होता है ओ शिट आई मिस्ड, इसके लिए तो ये वाली एक्सेस रेफर करनी थी, इसके लिए तो ये वाली एक्सेस रेफर करनी थी. तो इफ यू हैव मिसरेड समथिंग, यू हैव नॉट रेड द लेबल्स प्रॉपरली कि करोड़ में था, 1000 में था, या एक्सेस मिसरीड कर ली फाइनेंशियल चार्ट्स में, तो उसकी वजह से आपसे गलती हो सकती है. तो ओवरलोडिंग ऑफ डेटा जब हो तब आपको बहुत ध्यान से, बहुत प्रिसीजन से एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि कहीं यहाँ पे कॉमन एक्सेस ही है या अलग अलग एक्सेस है, सेम रेफरेंस वैल्यू है, सेम स्केलिंग है या अलग अलग स्केलिंग है, सेम इंडेक्सिंग है या अलग अलग इंडेक्सिंग है. तो कीप प्रॉपर ट्रैक ऑफ दिस एनालिसिस. And with this, I would like to take your leave and would like to say thank you for watching this session. And here's your May coming with the wonderful things and will be preparing on all the fronts that I have told you. Have a nice day. All the best.